डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, हमारे 11th के सेकेंड चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। तो जैसा आप जानते हो, चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें बेसिकली हम लोग जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जो करंट में हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें जो हमारे 5 किंगडम है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या चीजें मेंशन की गई हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से इस चीज को टैकल करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये हमारा टाइम टू टाइम इसमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत पड़ती गई, और उस हिसाब से हम वहां पर उसमें चेंजेस करते आए हैं। और आगे भी फर्दर जो है वो चेंजेस के जो है कंडीशंस आपको मिलती जाएंगी फ्यूचर में। और जैसे जैसे इन्वेंशंस और टेक्निक्स हमारे पास आती जाएंगी, या फर्दर अगर हम पीछे की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बाद प्रॉब्लम तभी अराइज हुई जब वहां पर नई नई टेक्निक्स अराइज हुई और इन्वेंशंस हुए। तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर जिनको हमने एक ही ग्रुप में रखा है उनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, तो वहां पर फिर उनके लिए अलग ग्रुप की फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें स्टार्टिंग से जो बात की गई कि भाई हमारे क्लासिफिकेशन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कहां से हो गया था, जहां से सिविलाइजेशन की बात होगी। तो अर्लीस्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो वहां पर जो हमारे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, ये लोग क्या करते थे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो करते थे, लेकिन उसका जो बेस था वो एक तरह से नॉन साइंटिफिक क्राइटेरियाज थे। अब वो नॉन साइंटिफिक क्राइटेरियाज क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा वहां पे मेंशन किया गया है। वहां पर उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली नीड ऑफ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से था। नीड ऑफ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब ये एक तरह से नॉन साइंटिफिक क्राइटेरिया है। तो वहां पे मान लीजिए फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर हम बात करें शेल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो है वो क्लॉथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है जो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंस रखते थे उनको बाकी सबसे अलग किया जाता था। और ये इंस्टिंक्टिवली मेंशन किया गया वहां पर कि अपने आप अंदर से ये सारी चीजें वहां पर अराइज होती थी उनके मन में कि भाई हमारे लिए फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट, या शेल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेल्टर का मतलब यहाँ पर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें आपको, जैसे मान लीजिए बनियन ट्री हो गया तो बनियन ट्री के नीचे रहना ज्यादा कह सकते हैं वहां पर बेनिफिशियल होता था उस टाइम पे। तो ऐसे वहां पर क्लोथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं हमारे जिनका स्किन हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत से ऐसे ट्री हैं जिनकी बार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वहां पर कुछ नॉन साइंटिफिक क्राइटेरियाज थे जिन पे बेस्ड था हमारा उस टाइम का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो एक तरह से बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े वो चेंज होता गया। अब वहां पे मेंशन किया गया है कि सबसे पहले जो एक तरह से कुछ ज्यादा अमाउंट में, अगर वहां पे मेंशन किया कि मोर साइंटिफिक मेंशन किया गया है, तो जो एक तरह से अर्लीस्ट आपका मोस्ट साइंटिफिक जो आपका क्राइटेरियाज पे बेस्ड था आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो था वहां पर अरिस्टोटल ने दिया था। तो अरिस्टोटल्स जो था, अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन जो था आपका, वो बेसिकली किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। देखिए यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की जब बात होगी तो यहां पर भी अपने अपने लेवल है। हालांकि अरिस्टोटल जी जो थे उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे प्लांट्स थे, जितने भी हमारे प्लांट्स थे उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मतलब ट्रीज हो गए आपके, और श्रब्स हो गए, एंड हर्ब्स। तो जो प्लांट्स है उनको 3 में कैटेगराइज किया था उन्होंने, ट्री, श्रब और हर्ब्स। तो यहां पे उसके बाद जो एनिमल्स थे उनको भी उन्होंने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड। तो यहां पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया था एनिमल्स को। एक थे आपके इनाइमा, इनके पास क्या था, हैड रेड ब्लड सेल्स, या कह सकते हैं वहां पर रेड ब्लड। और जो आपके एनाइमा थे, यहां पे इनके पास डिड नॉट, मतलब इनके पास रेड ब्लड नहीं था। मतलब कहने का सेंस ये है कि प्लांट्स उन्होंने 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया था अरिस्टोटल ने, और एनिमल्स को जब वो 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया था, पहले वो जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरा वो ग्रुप जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ये उस टाइम का अर्लीस्ट एक तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो साइंटिफिक क्राइटेरिया थे उन पे बेस्ड था हमारा, और वो क्या था, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद
तो यहां पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, वो था आपका अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद आया आपका लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बेटा ये किसने दिया था, गिवन बाय कैरलस लीनियस। अब उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ध्यान रखिएगा यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। देखिए सेल वॉल या प्रेजेंस की बात करें या अब्सेंस की बात करें, देखिए सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे उन्होंने क्या किया था कि टू किंगडम्स की फॉर्मेशन की बात की थी। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहला जो यहां पर किंगडम है वो है प्लांटी। इसमें उन्होंने क्या किया कि ऑल सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को रखा। अब ये सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो जाएंगे, आप समझ रहे हो, प्लांट्स तो हो ही जाएंगे इसमें, ठीक है, फंजाई भी आ जाएंगे आपके इसमें, इसके अलावा आपके बैक्टीरिया भी आ जाएंगे इसमें। तो जिनके पास सेल वॉल, मतलब सेल में जो सेल वॉल की प्रेजेंस की बात करें, वो जिनके पास उनको उन्होंने प्लांटी में रखा। और दूसरा जो उन्होंने किंगडम था, किंगडम की बात की, वो है एनिमलिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि उन सभी को रखा जिनके पास सेल वॉल नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें वो सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे जिनको हम लोग मेटाजोआ में पढ़ते हैं, या फिर इसमें कुछ हमारे प्रोटिस्टा में आज जिन्हें हम पढ़ते हैं जैसे अमीबा वगैरह, मतलब जो प्रोटोजोआ की बात करें तो ये भी इसमें एनिमलिया में रखे गए थे। तो ये बेसिकली यहां पर एक तरह से जो हमारा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि कार्लोस लीनियस ने दिया था, इसके बारे में वहां पे मेंशन किया गया है। अच्छा एक चीज बता दें आपको, इसके बारे में जो पूछा जा सकता है कि भाई इसकी क्या मेरिट्स थी और क्या डिमेरिट्स थी, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहां पे अगर हम सबसे पहले मेरिट्स की बात करें इसके, देखिए मेरिट्स तो बहुत ज्यादा खास नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी वहां पे मेंशन किया गया है कि भाई यहां पर देखिए कितना आसानी से दो किंगडम है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला उसको प्लांटी में डाल दिया या फिर एनिमलिया में डाल दिया, और कोई बहुत बड़ा बेस भी नहीं है क्लासिफिकेशन का, तो बहुत इजी था यहाँ पे। एक तो यहाँ पे इसको मतलब आसान था क्लासिफिकेशन करना, और दूसरा यहाँ पर यह था कि क्लासिफिकेशन को समझना। तो वहां पे दो बातें मेंशन की गई हैं कि नो डाउट इसकी मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर मेंशन किया गया है कि भाई एक तो इजी था वहां पे क्लासिफिकेशन करना, और दूसरा उसको समझना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिमेरिट्स के बारे में, देखो जो बातें वहां पे मेंशन की गई वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो थॉर्डली हम लोग जो है वो हर एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां पे आपसे पूछा जाए कि राइट द डिमेरिट्स, बेसिकली डिमेरिट्स पूछ ली जाती है कि ट्रू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिमेरिट्स क्या थी। तो वहां पे मेंशन किया गया है कि इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश, यहां पर किसी भी तरह से डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा था किसके किसके बीच में, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब देखो बात समझिएगा, पहला पॉइंट वहां पे लिखा है कि जो हमारा ये वाला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। कैसे, देखो यहां देखो प्लांटी में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी रख लिया। अब बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है ना, बाकी अगर आप देखोगे प्लांटी मतलब प्लांट्स की बात करें वो मल्टीसेलुलर है, तो एक ही ग्रुप में दोनों को रख दिया गया, ठीक। दूसरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारे बाकी जो है प्लांट्स की बात करें, फंजाई की बात करें, यहां पर इनके पास यूकैरियोटिक सेल होती है, तो इनके बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स हैं दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया। तो ये एक तरह से क्या है, इसकी डिमेरिट्स आ जाएगी। और थर्ड क्या है, वहां पर जो ऑटोट्रॉफिक है मतलब फोटोसिंथेटिक है,
देखो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं रखा गया। आप देखोगे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो वो भी एक ही ग्रुप में है, जबकि फंजाई की बात करें, ठीक है, उनके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उनको भी उसी ग्रुप में रखा गया। एनिमलिया में भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि भाई ये वाला जो सिस्टम था ये काफी समय तक, बहुत समय तक आगे नहीं चल पाया, उसकी वजह ये थी कि जैसे जैसे आगे लोगों की समझ बढ़ी, इन्वेंशंस हुए, टेक्निक्स आई, वैसे वैसे वहां पर प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो गई कि भाई यहां पर जो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पहले नहीं पता था। जब पता लगा कि भाई यहां पर जो हमारे बैक्टीरिया वो एक प्रिमिटिव सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है और बाकी सबके पास यूकैरियोटिक सेल है, तो कहने का सेंस यहां पर ये है कि उसके बाद ये वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये एक तरह से यूजलेस हो गया और फर्दर जो है वहां पर नए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आपके अराइज होते चले गए। तो यहां पर अगर पूछा जाए आपसे कि राइट द डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये वहां पर डिमेरिट्स मेंशन भी की गई हैं और मैंने आपको भी यहां पे बता भी दी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, देखो इसके बाद अगर देखोगे बेटा तो उसी तरह से मानिए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद जो है जरूरत क्या पड़ी वहां पे कि अब जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ही बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो वहां पे लिखा है कि बिसाइड्स मॉर्फोलॉजी या बिसाइड्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, देयर इज नीड ऑफ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे वहां पे क्या मेंशन किए गए हैं कि भाई सेल स्ट्रक्चर क्या है ये भी पता होना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल क्या है, नेचर ऑफ वॉल का मतलब सेल वॉल किसका बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए या फिर जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात भी की गई है, या इसके बाद हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया गया है, ठीक है। लास्ट में मेंशन किया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी बेस्ड होना चाहिए हमारा क्लासिफिकेशन। तो कहने का सेंस ये वहां पे मेंशन किया गया है कि आफ्टर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देयर इज अ नीड ऑफ एडिंग सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा भी हमें बहुत सारे अदर कैरेक्टर को भी बेस लेना चाहिए अपने क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहां पे देखिए अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो डायरेक्ट वो लोग स्किप कर गए कहां, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पास। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए यहां पे बात करते हैं सबसे पहले थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो अगर यहां पे बेटा बात समझे तो हो क्या रहा था कि अगर हम देखें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छा ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था ये। और देखो हो क्या रहा था, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था भाई, एक था प्लांटी और एक कौन सा था, एनिमलिया। तो प्लांटी एनिमलिया के अलावा और कोई हमारे पास किंगडम नहीं था अगर हम इससे पहले की बात करें। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे बेटा जिनके पास दोनों के कैरेक्टर थे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा की, अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप चाहो तो प्लांटी में भी रख सकते हो या फिर एनिमलिया में, मतलब वो दोनों ही ग्रुप के कैरेक्टर्स को शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास ना तो प्लांटी के कैरेक्टर थे ना ही एनिमलिया के थे, ठीक है। मतलब कुछ बहुत बहुत कम हद तक सिमिलरिटी थी, बाकी चीजें नहीं थी। तो कहने का सेंस ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक ग्रुप में अच्छे से नहीं फिट हो पा रहे थे, उनके लिए क्या किया गया, एक नया तैयार किया गया बॉक्स, मतलब वहां पर नया किंगडम, मतलब प्रोटिस्टा। सिंपल सी बात है, प्रोटिस्टा में किसको डाल दिया जाएगा, बैक्टीरिया को डाल दिया जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया इन दोनों में से कहीं नहीं फिट हो रहा है। फंजाई को डाल दिया जाएगा क्योंकि फंजाई इन दोनों में से कहीं फिट होने नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोटिस्टा है उसमें हम लोग
आगे पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। फिलहाल अभी समझ लीजिए आपकी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और उन्होंने जो थर्ड किंगडम था वो कौन सा वहां पर मेंशन किया, प्रोटिस्टा मेंशन किया। ठीक, और प्रोटिस्टा में किसको रखा गया बेटा, प्रोटिस्टा में उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो ना तो प्लांटी में ठीक से फिट हो पा रहे थे ना ही एनिमलिया में। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे इसके बाद फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ये किसने दिया था, ये दिया था आपका गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने दिया था आपका फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि वहां पर मोनेरा को ऐड किया गया था, मतलब प्लांटी तो था ही, एनिमलिया भी रहा, और प्रोटिस्टा को तो ऐड किया गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मोनेरा को जो है ना इन्होंने ऐड किया, और क्या किया इन्होंने, प्रोटिस्टा से जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल कंटेनिंग बैक्टीरिया उनको मोनेरा में डाल दिया। तो ये वाला किंगडम जो था मोनेरा ऐड किया किसने, कोपलैंड ने। तब वहां पे क्या बना आपका फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद फाइनली हम लोग पहुंचते हैं अपने करंट के फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पास। देखो बेटा, अगर यहां पे बात करें हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक चीज जो बड़ी कॉमन है, जब हमने स्टार्टिंग की थी अपना टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद 3, 4 और 5, जो चीज कॉमन है वो ये कि आपको दो किंगडम कॉमन मिलेंगे सभी में। कौन से, एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। मतलब प्लांटी एनिमलिया जो है वो हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही आपको फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक पूरा मिलेंगे, ये बात वहां पे मेंशन की गई है। चलिए हम लोग बात करते हैं आप किसके बारे में, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो क्वेश्चन यहां से बीच बीच में हम लोगों ने जो बात की कि भाई अर्लीस्ट जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि बेस्ड था ऑन मोर साइंटिफिक क्राइटेरियाज, वो किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके वहां पर क्या थे, डिमेरिट्स क्या क्या थे, ये वहां पर मेंशन भी किए गए, हम लोगों ने समझे। तो क्वेश्चंस यहां से कई सारे अराइज हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा पढ़ते समय कहीं पर किसी भी चीज को स्किप ना करिएगा। अच्छा, यहां पर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किसने दिया था, गिवन बाय रॉबर्ट आर एच विटेकर ने रखा, ठीक है, रॉबर्ट एच विटेकर। तो रॉबर्ट एच विटेकर ने आपका क्या दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और देखो यहां पर उन्होंने बताया कि नो डाउट हमारे पास जो फाइव किंगडम है वो क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट में एनिमलिया। ठीक है, अब देखो यहां से एक तो क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि हु गेव फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि ऑन विच क्राइटेरियाज इट वाज बेस्ड, कौन से क्राइटेरियाज पे ये बेस्ड था हमारा जब बनाया गया था। तो वहां पर मेंशन किया गया सबसे पहला, अच्छा ये तो फाइव किंगडम हो गए हमारे, वो जो क्राइटेरिया जिन पे कि ये बेस्ड है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो क्राइटेरिया कौन कौन से थे या बेसिस कौन कौन से थे, वो वहां पर मेंशन किए। सबसे पहले क्या रखा, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद वहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे रखा है, किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और लास्ट दे रखा बेटा वहां पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दें आपको कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उस पर बेस्ड होना चाहिए हमारा क्लासिफिकेशन। अब इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसका क्या मतलब है
जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी और डी और ई, ये 5 हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हालांकि इन दोनों में सिमिलरिटी बाहर से दिखने में ज्यादा लग रही है, लेकिन वैसे देखा जाए, अच्छा ये आपस में 3 अलग अलग है, इन तीनों में सिमिलरिटी दिख रही है और इन दोनों में सिमिलरिटी। समझ लीजिएगा बात को, हमारे पास इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं कि भाई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है। यहां बात समझिएगा कि हमारे पास 5 ऑर्गेनिज्म है, ए और बी में सिमिलरिटी है और सी डी ई में सिमिलरिटी है। किस बेस पे? मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से दिखने में सिमिलरिटी आपको लग रही है, ठीक है। लेकिन है क्या, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, मान लीजिए ओ। कहने का सेंस ये कि ओ से ये दोनों इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, यहां पे जो 5 ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इन दोनों में सिमिलरिटी है मॉर्फोलॉजिकली, इन तीनों में सिमिलरिटी है मॉर्फोलॉजिकली, बात समझिएगा। लेकिन है क्या, मान लीजिए ए और सी, ठीक है, फिर समझिएगा, ए और सी के बीच में क्या है, इनका कॉमन एंसेस्टर है ओ। मतलब ये ए और सी इवॉल्व किससे हुए? ओ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर क्लासिफिकेशन होगा तो इन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में रखा जाएगा। इन दोनों को, मतलब ए और बी को एक ग्रुप में नहीं रखा जाएगा, मतलब वहां पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी वहां पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि कॉमन एंसेस्टर कौन है किसी ऑर्गेनिज्म का या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, तो उनको एक ही साथ रखा जाएगा, बजाय कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज को ध्यान में रखे। ठीक, बात समझ रहे हो ना। बाकी मान लीजिए यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे कि मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, लेकिन अगर हम बात करें कॉमन एंसेस्टर किसका है, मान लीजिए ए और सी का कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि ए और सी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, तो इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। बाकी तो अलग बात होगी, उनके बारे में बात की बात हो गई। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई अगर कॉमन एंसेस्टर है किन्हीं ऑर्गेनिज्म का, तो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। ये मतलब है हमारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का। ठीक, तो ये तो वहां पर 5 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। इसके बारे में हम लोग एक एक अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें इसके बारे में कि भाई सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि सेल कौन से टाइप की, क्या प्रिमिटिव है या एडवांस टाइप की है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस लेवल का वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा आपको और ज्यादा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते हो, बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वही ए सेक्सुअल सेक्सुअल की बात, उसमें भी फर्दर जो भी है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपके लिए शायद नया था, मैंने थोड़ा सा उसको एग्जांपल के साथ बता दिया आपको। ठीक, तो बात समझिएगा बेटा यहाँ पे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिमेरिट्स जो मैंने डिस्कस की, तो उसी का हवाला देके आप आंसर लिख सकते हो कि भाई 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक, इसके बाद वहां पे एक और बात मेंशन की गई है, 3 डोमेन सिस्टम। अब ये क्या है, देखिए 3 डोमेन का मतलब समझ रहे होगे कि भाई यहां पर 3 पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है। ये किसने दिया था, कार्ल हूज ने दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारे मोनरा है इसको इन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया या डोमेन में डिवाइड कर दिया। एक है आपका यू बैक्टीरिया और एक है आर्की बैक्टीरिया। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये एक दूसरा डोमेन ये हो गया। ठीक है, बाकी आपके कौन से बच्चे बेटा, देखिए आपका बच्चा प्रोटिस्टा, फंजाई बचा, उसके बाद प्लांटी और एनिमलिया। अब देखो बात समझिएगा यहां पे कि जो हमारे पास यहां पे, इसको थोड़ा अलग देख लेते हैं। यहां पे देखो, जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, या हम फंजाई की बात करें या प्लांटी की बात करें या एनिमलिया की बात करें, ये बेटा कौन से टाइप की सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका अलग से सिर्फ एक डोमेन बना दिया गया, यूकैरियोट्स या यूकैरियोटा। तो यहां पर जो है ना टोटल हो गया आपके 3 डोमेन, पहला यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया और तीसरा आपका यूकैरियोटा।
तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इन किंगडम्स की बात करें और इस वाले किंगडम को 2 में डिवाइड किया गया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसको 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि 3 डोमेन का मतलब क्या है कि मोनेरा को जो है वो वहां पर फर्दर जो है 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग मोनेरा वाले टॉपिक में। और बाकी जो हमारे अदर किंगडम है उनका एक ही डोमेन हो गया, कौन सा, यूकैरियोटा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सेल की प्रिमिटिवनेस है या फिर एडवांसिटी है उसके बेस पे यहाँ पर 3 डोमेन सिस्टम है। तो जो हमारे पास अगर हम देखें तो यूकैरियोटा में ऑलरेडी कितने 4 किंगडम आ जाएंगे आपके। ठीक, तो टोटल आपके 3 डोमेन कौन से हो गए, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। ठीक, तो ये तो वहां पर बात होगी बेटा 3 डोमेन सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसको, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले मोनेरा के बारे में बात होगी, फिर प्रोटिस्टा, फर्दर इसी तरह से। इस वाले चैप्टर में हम लोग फंजाई तक डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी प्लांटी और एनिमलिया के लिए अलग अलग फर्दर चैप्टर जो है वहां पर मेंशन किए गए। तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखिए स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बेसिक था हमारा नॉन साइंटिफिक क्राइटेरियाज पे जो बेस्ड था हमारा क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात की। उसके बाद अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, फिर हमारा जो है वो कैर्लोस लिनियस का जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद 3 किंगडम और 4 किंगडम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा उसके बारे में बात कर ली। और फाइनली जो है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ज्यादातर आता है कि भाई राइट द डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर नीड ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा सकता है आपसे यहाँ पर, या फिर उसके बाद जो फर्दर 3 डोमेन सिस्टम। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उनके पास तो जो 3 डोमेन सिस्टम वाला टॉपिक है वो यही मिल जाएगा सीक्वेंस में आपको। बाकी जो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी उनके पास सप्लीमेंट्री में जाइएगा तब आपको मिलेगा 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, चलिए